वो इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है ये। एक बार शॉर्टकट में देख लेते हैं हमने क्या किया था लास्ट क्लास में। अभी तक what we have done, we have seen the format of trading account, we have seen the format of profit and loss account. So till now what I have told you that हम फाइनल अकाउंट्स, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो हम बनाते हैं वो किसकी हेल्प से बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। एंड वी ऑलरेडी नो कि ट्रायल बैलेंस में मेजरली हमारे पास 5 तरीके के आइटम होते हैं। क्या होता है? एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जिसमें से मैंने आपको ये बताया था कि हमें परफॉर्मेंस जानना है। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? हमें प्रॉफिट और लॉस जानना है। इस प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए हम दो चीजें बनाते हैं। वो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो हमने क्या समझा है अभी तक कि जितने भी इनकम्स एंड गेन्स हैं उसी से ही हमें परफॉर्मेंस पता चलता है। इनकम्स और गेन और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनसे हमें परफॉर्मेंस पता चलता है। सो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाता है, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाता है? या तो इनकम एंड गेन जाएगा या तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जाएगा। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड पे लिखे होंगे, इनकम्स एंड गेन हमें क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको एनपी मिलेगा। जीपी को ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और नेट प्रॉफिट को अब आप कहां ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल में। ये हमने लिखा था ऊपर, यहां तक हम कर चुके हैं। अब सब कुछ करने के बाद आपके ट्रायल बैलेंस में ये तीनों चीजें बच गई। क्या? एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। तो अब तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप बनाओगे, बैलेंस शीट, उसमें आपकी ये तीनों चीजें चली जाएंगी, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, है ना। हमने बैलेंस शीट का एक रफ फॉर्मेट हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में भी देखा है, वहां पर भी हम बैलेंस शीट बनाते थे। तो बैलेंस शीट में याद रखिएगा, ये मैं आपको ऐसा उल्टा क्यों बता रहा हूं, बिकॉज आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि बैलेंस शीट में या तो एसेट जाएगा, या तो लायबिलिटी जाएगा, या तो कैपिटल जाएगा। ना इनकम का कोई आइटम जाएगा, ना एक्सपेंस का कोई आइटम जाएगा। ठीक है। और बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है? बैलेंस शीट से हमें पता चलता है बिजनेस की पोजीशन। इनकम एंड गेन मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या पता चलता है? परफॉर्मेंस। यहां से क्या पता चलेगा? पोजीशन। इसका मतलब फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं, फाइनल अकाउंट्स वो आपके तीन होते हैं। फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बोल दीजिए। क्या? पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड तीसरा बैलेंस शीट। समझ में आया? नाउ इसमें से हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर चुके हैं ऑलरेडी। अब बात करते हैं आज बैलेंस शीट की। सो बैलेंस शीट की पहली चीज तो मैं आपको बता चुका हूं कि बैलेंस शीट हमें क्या बताता है? पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब क्या बच गया हमारे पास, तभी तो इसका नाम है बैलेंस शीट। क्या बच गया? पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब गाइस बैलेंस शीट बनाएंगे कैसे? सो बैलेंस शीट सबसे पहले तो ये देखिए, ट्रेडिंग के साथ अकाउंट वर्ड लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ अकाउंट वर्ड लिखा है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त मैंने आपको बताया था कि इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का भी नेचर नॉमिनल होता है। क्यों? क्योंकि ये अकाउंट थे, इनमें डेबिट और क्रेडिट का रूल्स लगता है, इसलिए हम एक्सपेंसेस को डेबिट साइड पे लिख रहे थे, इनकम्स को क्रेडिट साइड पर लिख रहे थे। लेकिन बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट, इट इज नॉट एन अकाउंट। व्हाट इट इज just a statement which shows the assets and liabilities the business। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये कोई अकाउंट नहीं है,
ये एक रफ स्टेटमेंट है, जैसे बीआरएस एक स्टेटमेंट था, अकाउंट नहीं था, उसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं लगता था। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट था, उसमें भी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं लगता था। सिमिलरली बैलेंस शीट भी कोई अकाउंट नहीं होता है। बैलेंस शीट में ना कोई डेबिट साइड होता है ना कोई क्रेडिट साइड होता है। तो बैलेंस शीट में होता क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आप एक तरफ अपने सारे एसेट्स रख देते हैं और एक तरफ अपनी लायबिलिटीज को रख देते हैं, और एट द एंड आपके एसेट्स और लायबिलिटीज के टोटल दोनों साइड का सेम आना चाहिए। बिकॉज हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सो क्या याद रखना है, बैलेंस शीट हमें पोजीशन बताता है, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, और इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड, जिस वक्त आप बना रहे होंगे उस वक्त आपके पास क्या बचा है। ठीक है, so rules of debit and credit are not applied here। ये बेसिक बैलेंस शीट में हमने जाना। तो सर बनेगा कैसे, बनाएंगे इसको हम सेम वैसे का वैसा ही, मतलब फॉर्मेट वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन ध्यान से चेंजेस देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट, दूसरा यहां पर आप क्या लिखेंगे, एज ऑन, या ऑन की जगह एट, यानी एज ऑन लिखेंगे या एज एट लिखेंगे, जो भी आपकी डेट होगी। तो ये डिफरेंस है। आप ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए, यहां हमने क्या लिखा है, यहां हमने लिखा फॉर द ईयर, इसमें भी हमने क्या लिखा है, फॉर द ईयर। क्यों, क्योंकि आपको जैसे ये सेल्स का फिगर है ना, ये क्या बता रहा है कि पूरे साल में आपने 73,500 का सेल्स करा है। ये नहीं बता एंड में आपके कितनी सेल्स हुई, ये बता रहा है पूरे साल में कितना हुआ है। पर हमने यहां क्या लिखा है, एज एट या एज ऑन। तो बैलेंस शीट हमें क्या बताता है कि जिस डेट पर आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस डेट पर आपके पास कितने रुपए का एसेट है। सर आप कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि समझिए आपने एक साल में कैश की बात कर देते हैं ना, कैश, आपको कैश पहले 1 लाख आया, फिर 10,000 गया, फिर 20 लाख और आया, फिर 10 लाख गया, इस तरीके से। तो पूरे साल में क्या हुआ है, पूरे साल में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ये चेंजेस होते 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 31 मार्च को जब आप बैलेंस शीट बना रहे हैं उस वक्त आपके पास 2,000 रुपए बचे हैं कैश में। तो आप यहां पर 2,000 दिखाएंगे, आप ये नहीं दिखाएंगे कि कितना आया कितना गया। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एक ऐसी शीट जो आपको बताती है क्या बच गया है, इसलिए हम यहां क्या लिखते हैं, एज एट। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर डेबिट एंड क्रेडिट तो होता नहीं है, तो पर्टिकुलर्स भी नहीं आएगा यहां पर। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आप लेफ्ट हैंड साइड पे, आप डेबिट साइड मत बोलिएगा, जब भी मैं बैलेंस शीट की बात करूं डेबिट और क्रेडिट मत बोलिएगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर लायबिलिटीज लिखते हैं हम लोग, उसका अमाउंट लिखेंगे, एंड राइट हैंड साइड पर हम एसेट्स लिखेंगे और इसका अमाउंट लिखेंगे। ये आपका फॉर्मेट होगा बैलेंस शीट का। तो इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं। चलिए ये आपका बैलेंस शीट बन गया। तो हम इस साइड सारी लायबिलिटीज को लिख लेंगे, इस साइड सारे एसेट्स को लिख लेंगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम कैटेगरीज बनाएंगे। कैसे कैटेगरीज बनाएंगे देखिएगा। सबसे पहले आप यहां लिखेंगे लायबिलिटी साइड में कैपिटल, इसको कर लेंगे अंडरलाइन। उसके बाद 2-3 लाइन छोड़कर आप यहां लिखेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, क्योंकि हमें पता है लायबिलिटीज 2 टाइप की होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। तो इधर आप लिखेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और 2-3 लाइनें छोड़कर आप यहां लिखेंगे करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटीज के नीचे कम से कम 4 लाइन छोड़ दीजिएगा, कम से कम 4 लाइन छोड़ देंगे। ये हमारा लायबिलिटी साइड हो गया। एसेट साइड में यहां आएंगे, लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स, इसके नीचे कम से कम 1 2 3 4 5, फिर लिखेंगे करंट एसेट्स,
इसके नीचे भी हम लोग 5 लाइन छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, एक ज्यादा ये चलेगा। तो आप क्या करेंगे, जब बैलेंस शीट बना लेंगे ना, आप पहले से ही ये कैटेगरीज लिख के रख लीजिएगा। वैसे ये कंपलसरी नहीं होता है गाइस, लेकिन मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि बैलेंस शीट को आप कैटेगरी वाइज ही बनाइए। इससे दो फायदे होंगे। पहला तो बैलेंस शीट जो है वो सही अच्छी दिखेगी। तो सर अच्छा क्यों दिखाना, क्योंकि गाइस जो बैलेंस शीट होता है ना, उसको बोला जाता है फेस ऑफ द बिजनेस। मतलब अगर आपको किसी के भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्थिति पता करनी है तो आप सबसे पहले क्या देखते हो, बैलेंस शीट। इसलिए बोला जाता है इट इज ऑल्सो नोन एज फेस ऑफ द बिजनेस। तो हमें पता है हम नहाएं या नहीं नहाएं, लेकिन हम मुंह वॉश जरूर कर लेते हैं, है ना। मैं खेल कर आया, सुबह गया था 7 बजे, 11:30 बजे घर आया, नहाया धोया नहीं था, पसीना पसीना पूरा था, लेकिन आया, कपड़े चेंज करे और फेस वॉश करके सेंट लगा के बैठ गया, परफ्यूम लगा के, टेंशन खत्म। ठीक। सो इसलिए बैलेंस शीट को थोड़ा सा सही तरीके से बनाएंगे। इज इट क्लियर? ये फॉर्मेट समझ में आया? एक मिनट गाइस। ओके, इतना जानने के बाद अब गाइस जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं ना, तो बैलेंस शीट की जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ एक टॉपिक आता है मार्शलिंग बैलेंस शीट। अब ये एक रूल होता है, इसको हम बोलते हैं मार्शलिंग रूल। ये मार्शलिंग रूल बोलते हैं कि जब आप बैलेंस शीट बनाओ तो आप मार्शलिंग का इफेक्ट देकर ही बैलेंस शीट बनाओ। तो अब ये मार्शलिंग होता क्या है? मार्शलिंग कोई एक अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। एक पर्सन थे मिस्टर मार्शल, उन्होंने बोला कि जब आप बैलेंस शीट बनाओ ना, तो बैलेंस शीट शुड बी इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, नॉट कैटेगरी, इट शुड बी इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। सो मार्शलिंग का मतलब क्या होता है? मार्शलिंग का मतलब होता है प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। क्योंकि बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है कि जब भी कोई पर्सन आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहता है तो सबसे पहले बैलेंस शीट देखता है। इसलिए बैलेंस शीट आप उसको ऐसे प्रेजेंट करो कि उसको समझ में आ जाए, या थोड़ा सा उसको बेटर व्यू मिले, बेटर प्रेजेंटेशन मिले, कि वो जज कर पाए कि हाँ कौन सी चीज क्या है। तो ये ऑर्डर कौन से होते हैं गाइस? दो तरीके के ऑर्डर होते हैं। मतलब हम मार्शलिंग दो तरीके से कर सकते हैं। सो मार्शलिंग मीन्स सिंपल, प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक। तो ये ऑर्डर कितने टाइप के होते हैं? ऑर्डर अपने दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा ऑर्डर होता है अपना? हमारा मार्शलिंग का मतलब आपको किसी ऑर्डर में बनाना है। अब ऑर्डर किस टाइप का होता है? दो टाइप के ऑर्डर्स होते हैं गाइस। पहले ऑर्डर को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ परमानेंसी, और दूसरा ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। मार्शलिंग करने के दो तरीके हैं। मार्शलिंग मतलब ऑर्डर, और ऑर्डर करने के, ऑर्डर में जमाने के दो दो ऑर्डर्स हैं हमारे पास, ऑर्डर ऑफ परमानेंसी एंड ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो सर ये होता क्या है? परमानेंसी का मतलब क्या होता है गाइस? परमानेंट का मतलब क्या होता है? जो परमानेंट नेचर का है, जो लॉन्ग टर्म चलेगा। ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने एक बोर्ड खरीदा और एक मार्कर खरीदा, कौन सा परमानेंट नेचर का है? बोर्ड। बोर्ड। तो यहाँ परमानेंट का मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी भर चलता रहेगा। परमानेंट का मतलब ये है कि आपने उसको डिस्पोज करने के लिए नहीं खरीदा है, आपने बेचने के लिए नहीं खरीदा है, या फेंकने के लिए नहीं खरीदा है। यू हैव एक्वायर्ड इट in order to use in your business for a long period of time. So order of permanency क्या बोलता है कि फर्स्ट कौन सी चीजें लिखनी है आपको? फर्स्ट फिक्स्ड नेचर की चीजें लिखिए, एंड उसके बाद आप लिक्विड नेचर की चीजें लिखिए। लिक्विड का मतलब क्या होता है गाइस? फाइनेंस में, अकाउंट्स में, कॉमर्स में लिक्विड का मतलब होता है वो चीजें जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको आप जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो।
तो हमारे जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होती है ना, वो लिक्विड नेचर की होती हैं, क्योंकि वो करंट है, शॉर्ट टर्म है। तो शॉर्ट टर्म चीजें जो होती है वो लिक्विड नेचर की होती हैं, और लॉन्ग टर्म चीजें जो होती है वो परमानेंट ऑर्डर की होती हैं। सो ऑर्डर ऑफ परमानेंसी क्या बोलता है कि आपके पास बैलेंस शीट में परमानेंट नेचर की भी चीजें होती हैं, लिक्विड नेचर की भी चीजें होती है। तो परमानेंट नेचर वाली चीजों को पहले लिखिए, लिक्विड वाली चीजों को बाद में लिखिए, ठीक। और ये आपका ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी क्या बोलेगा, उल्टा। फर्स्ट आप लिक्विड नेचर की चीजों को लिखिए और देन आप परमानेंट नेचर की चीजों को लिखिए। तो आप कोई सा भी ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं, इट इज नॉट कंपलसरी, आपकी मर्जी है। तो अब मुझे बताइए, ये जो मैंने बैलेंस शीट बनाया है, ये कौन से ऑर्डर में बनाया है मैंने? परमानेंट। परमानेंसी। क्यों? क्योंकि आप दोनों साइड देख लीजिए, एसेट साइड में मैंने फिक्स्ड पहले लिखे हैं, करंट बाद में लिखे हैं, और लायबिलिटी साइड में भी कैपिटल मैंने सबसे ऊपर लिखी है। कैपिटल एक ऐसी लायबिलिटी होती है जो सबसे आखिरी में पे होती है, ओनर को उसका पैसा सबसे आखिरी में मिलता है, तो वो सबसे परमानेंट नेचर की चीज है। उसके बाद मैंने लिखी है लॉन्ग टर्म, और उसके बाद करंट। मैंने लिक्विड बाद में लिखा है, लॉन्ग टर्म वाला पहले लिखा है। तो ये जो मैंने बैलेंस शीट बनाया है, ये कौन से ऑर्डर में बना हुआ है? ये बना हुआ है ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। यहां पे लिख लेता हूं, बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। और यही अगर मुझे बनाना होता ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में, तो मैं इस बैलेंस शीट को उल्टा कर देता। उल्टा मतलब साइड वही होते, आइटम उल्टे हो जाते। इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, यहां पर आ जाता आपका करंट लायबिलिटी, इधर लॉन्ग टर्म बीच में ही रहता, और इधर आ जाता कैपिटल, और इधर आ जाता फिक्स्ड एसेट्स, और इधर आ जाता करंट एसेट्स। समझ में आया? सो ये कौन से नेचर में बना हुआ है, कौन से मार्शलिंग इफेक्ट लगा हुआ है यहाँ? ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। सो हम कौन सा फॉलो करेंगे सर? आपकी मर्जी है, लेकिन जनरली जितने भी बेटर तरीका क्या होता है, आप परमानेंसी के नेचर में बनाएं। तो हम लोग क्या करेंगे, परमानेंट नेचर को फॉलो करेंगे, मार्शलिंग। तो अब आपसे अगर कोई पूछे ना, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको मार्शलिंग इफेक्ट का मतलब ही नहीं पता होता है। आपके बहुत सारे 12th के स्टूडेंट्स भी ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होता व्हाट इज द मार्शलिंग इफेक्ट। सो मार्शलिंग इफेक्ट का मतलब सिंपल है, व्हेन यू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, प्रिपेयर इट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, उसको बोलते हैं मार्शलिंग इफेक्ट। बहुत ही अच्छे। सो अब हम क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमने यहां पर किया था। क्या हो गया भाई? ये क्वेश्चन मैंने किया था छोटा सा, जिसमें हमने क्या करा था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, और बैलेंस शीट, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। अब क्या करते हैं, दोबारा से ये क्वेश्चन करते हैं। एक बार देखिएगा कैसे कर रहा हूं, अगला आप खुद करिएगा। तो हम ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट तीनों साथ में बनाएंगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन आए, तो मेरा सजेशन आपको रहेगा कि भैया पहले सारे फॉर्मेट बना लेना, उसके बाद करना, नहीं तो क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा और एरर के चांसेस भी ज्यादा होंगे। चलिए आइए देखें। सो हम क्या करते हैं, पहले फॉर्मेट ले आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं सब कुछ हटा देता हूँ, शुरू से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो ये मैं ट्रेडिंग अकाउंट इतना बना के रख लूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस इतना बना के रख लूंगा, और नीचे बैलेंस शीट। और जब आप बैलेंस शीट बनाना गाइज, मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है, आप नहीं बनाएंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसको पर्टिकुलर ऑर्डर में ही बनाइएगा। तो हम परमानेंसी फॉलो करते हैं। अगर आपको लिक्विडिटी अच्छा लगता है तो लिक्विडिटी अच्छा रखिए। ये मैं क्यों रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों को, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बच्चे आइडेंटिफाई हो जाता है कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। लेकिन अगर आप कैटेगरी वाइज बनाओगे ना, तो दो फायदे होंगे। पहला, स्पेस मैनेजमेंट आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे, क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स ज्यादा हो, किसी में करंट एसेट्स कम हो, एंड वाइस वर्सा। तो स्पेस मैनेजमेंट आप सीख जाओगे धीरे धीरे, एक दो बार कीचड़ होगा, फिर अपने आप समझ जाओगे क्वेश्चन को देखकर, पहली चीज। एंड दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है,
यू विल बी एबल टू क्लासीफाई कौन सा एसेट फिक्स्ड है, कौन सा करंट है। और ये चीजें हमें 12th में बहुत काम आती हैं, क्योंकि 12th में जब मैं रेशोज चैप्टर पढ़ाता हूँ या कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ाता हूँ ना, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये करंट एसेट है या फिक्स एसेट है। तो आप क्या से अभी अगर आप प्रैक्टिस में लाओगे ना, तो आपको अभी से ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्या है। सो मैंने यहाँ पर फॉर द ईयर लिख लिया, इसमें एज ऑन 31 मार्च 2019 लिख लेता हूँ। ये एक ही लिखिएगा, एज ऑन 31 मार्च 2019। और यहाँ पे मैंने कैटेगरी भी बना ली। कैपिटल के नीचे 3 लाइनें बहुत होती हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के नीचे भी 3 लाइनें बहुत होती है, करंट लायबिलिटी के नीचे 5 लाइनें, फिक्स एसेट्स के नीचे 5, करंट एसेट्स के नीचे 5। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बाकी अगर ट्रायल बैलेंस, ये तो छोटा ही है, अगर ट्रायल बैलेंस बहुत बड़ा होगा तो फिर हम लाइंस बढ़ा लेंगे। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, एक एक करके करते जाएंगे। मशीनरी कहाँ आएगा तीनों में से? एसेट, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पर आएगा। मशीन है 27,000, जाएंगे बैलेंस शीट में, फिक्स एसेट्स में लिखेंगे मशीन 27,000, तो ये फिक्स एसेट्स होता है। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 21,600 कहां पर आएगा? एसेट है। कौन सा एसेट? करंट एसेट्स, ठीक है। तो यस एग्जैक्टली करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में हम लिख लेंगे सन्ड्री डेटर्स 21,600। उसके बाद आएंगे क्या है? ड्राइंग्स। अच्छा, ये ड्राइंग्स क्या होता है? एक्सपेंस, नहीं, ड्राइंग्स कैपिटल होता है। बस फर्क यह है कि ये कैपिटल में से माइनस होता है, ठीक है। सो अब इसको शो कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे, कैपिटल लिखा, यहां पर एक अमाउंट आएगा कैपिटल का, तो आप कैपिटल के नीचे यहां पर लिख लीजिए माइनस ड्राइंग्स, और इधर हम माइनस में शो कर देंगे। कितना है माइनस में? 2,700। ऐसे यहां पर एक अमाउंट आएगा जहां मैंने एक्स लगाया है, फिर हम कैपिटल का अमाउंट जैसे ही मिलेगा लिखते जाएंगे। उसके बाद क्या दिया है? परचेज। परचेज कहाँ आएगा? ट्रेडिंग। हाँ, तुम चलिए, मैं आप पूछता नहीं हूँ। और परचेज मैंने क्या बोला था, जब भी आप परचेज या सेल लिखें तो एक बार क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा क्या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न तो नहीं है। नहीं है तो हम डायरेक्ट अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं परचेसेस को 58,500। फिर दिया वेजेस। वेजेस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी ट्रेडिंग में आएगा वेजेस, और आउटर कॉलम में 15,000। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। एक लाइन छोड़ूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा। हाँ, मुझे अभी तो खैर पता है, बट अगर नया क्वेश्चन होता तो नहीं पता होता। सो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है? 600। उसके बाद क्या दिया है? रेंट एंड टैक्सेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, P&L में आएगा। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? ओ सॉरी, रेंट एंड टैक्सेस है 1350। 1350 ये है टू रेंट एंड टैक्सेस। अरे क्या हो रहा है? उसके बाद क्या है? कैरिएज इनवर्ड। कैरिएज इनवर्ड हमें पता है डायरेक्ट एक्सपेंस रहता है, जो भी इनवर्ड रहता है। टू कैरिएज इनवर्ड 450। उसके बाद क्या? बैंक। ये क्या रहता है? बैंक क्या रहता है? एसेट है। ये बैंक का बैलेंस है, एसेट है। कौन सा एसेट होगा? फिक्स या करंट? हमेशा करंट एसेट। बैंक बैलेंस एक ऐसा एसेट है जिसको आप रेगुलरली यूज करते हो, है ना। तो कैश, बैंक, ये तो सबसे बड़े करंट एसेट्स रहते हैं। सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट, लिक्विड का मतलब क्या होता है? जो कैश में कन्वर्ट हो जाए। बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस तो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है, तो वो सबसे लिक्विड एसेट होते हैं। तो करंट एसेट्स में लिखेंगे बैंक, और अमाउंट कितना था? अमाउंट था अपना 4,500। उसके बाद क्या है? ओपनिंग स्टॉक।
यहाँ पे लिख लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर टू ओपनिंग स्टॉक, सबसे फर्स्ट आइटम 6000। अब आ जाएंगे इस साइड पे कैपिटल, कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर हमने लिखा हुआ है, तो ये ओपनिंग बैलेंस जहां हमने जगह छोड़ी थी यहां लिख दिया 60,000, क्योंकि ये ड्रॉइंग्स इसमें से माइनस होगा। अब यहां पर आप यहां टोटल मत लगाइएगा। क्यों टोटल नहीं लगाइएगा? क्योंकि हमें पता है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसमें से जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वो नेट प्रॉफिट भी कैपिटल के पास जाएगा। तो जो कैपिटल का फाइनल अमाउंट है वो कब आएगा? नेट प्रॉफिट को प्लस करने के बाद, और अगर नेट लॉस आया तो नेट लॉस को माइनस करने के बाद। इसलिए अभी हम आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे, यहां हम छोड़ देंगे आगे। फिर क्या? बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स दोनों लायबिलिटी हैं। कौन सी लायबिलिटी है ये? करंट लायबिलिटी होंगी। यस, करंट लायबिलिटी। सो यहां पर लिखेंगे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हमारे 2800 थे और ये 1200 थे, 400 थे, चेक कर लेते हैं, 400। ये हो गया। उसके बाद क्या बचा? सेल्स। सेल्स इधर आएगा, बाय सेल्स कितना है? 73,500। सो हमारा ट्रायल बैलेंस पूरा कंप्लीट हो गया। इतना करने के बाद खुश मत होइएगा, नीचे क्लोजिंग स्टॉक भी दिया रहता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीजें दी हुई थी वो सारी किसी ना किसी एक जगह पर आई थी। यहाँ तो ट्रेडिंग में, यहाँ तो P&L में, यहाँ तो बैलेंस शीट में, यहाँ तो डेबिट साइड पे, यहाँ तो क्रेडिट साइड पे, किसी एक ही जगह इंपैक्ट था। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो है ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है। बाहर है मतलब ये एक तरीके का एडजस्टमेंट है। और हमें पता है अकाउंट्स में हम कोई भी ट्रांजैक्शन को अगर इफेक्ट देते हैं तो उसके दो इफेक्ट होते हैं, है ना। कोई भी चीज करेंगे उसके दो इफेक्ट होंगे। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीजें दी हुई हैं उसका एक ही इफेक्ट आ रहा है। क्यों एक इफेक्ट आ रहा है? क्योंकि एक इफेक्ट ऑलरेडी आप दे चुके हो। जब आपने जर्नल एंट्री करी होगी, लेजर करा होगा, तो एक इफेक्ट तो आपने ऑलरेडी दे दिया है। दूसरा इफेक्ट आप अभी ट्रायल फाइनल अकाउंट्स में लिख देते हो। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसी चीज है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, मतलब इसकी रिकॉर्डिंग हुई नहीं है। और अब अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो इसे दो जगहों पे रिकॉर्ड करोगे। कहां पर रिकॉर्ड करोगे? एक जगह तो हमें पता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,400। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा गाइस? ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये आपका एसेट है। एसेट है तो बैलेंस शीट में आएगा, और बैलेंस शीट में भी कौन सा एसेट होगा? ये होगा आपका करंट एसेट। स्टॉक हमेशा करंट एसेट्स रहता है। कितना है? 22,400। ये समझ में आया जो मैंने बोला कि क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट दो जगहों पर आएगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर और एक बैलेंस शीट में। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आएगा ये तो मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए ऑलरेडी समझा चुका हूं। बैलेंस शीट में क्यों आएगा? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपका एसेट है। तो यहां पर मेरे जो कुछ बुद्धिजीवी स्टूडेंट्स होते हैं जो दिमाग लगाते हैं मेरी तरह फालतू का, तो बोलते सर ओपनिंग स्टॉक भी तो एसेट है, उसको क्यों नहीं लिखा बैलेंस शीट में? हमको क्या ऐसा वैसा समझा है? कान में क्या बीड़ी फंसी हुई है हमारी? मैंने बोला हाँ बेटा, तुम्हारे कान में बीड़ी फंसी हुई है। तो बोला सर क्यों? मैंने बोला बैलेंस शीट कौन सी डेट को बना रहे हो? 31 मार्च 2019 क्लोजिंग में। तो उसमें आपको क्लोजिंग एसेट्स लिखने हैं कि ओपनिंग एसेट्स लिखने हैं? क्लोजिंग एसेट्स लिखने, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक लिखा। तो सर ओपनिंग स्टॉक क्या बेचारा अकेला रह जाएगा? अरे नहीं दादा, जो ओपनिंग स्टॉक है वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, तो वो तो पिछले साल की बैलेंस शीट में ऑलरेडी आ चुका है, तो उसको अब फिर से दोबारा नहीं लिखोगे। आप करंट ईयर की बैलेंस शीट में करंट ईयर का स्टॉक लिखोगे, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। ये समझ में आया? सो क्वेश्चंस भी मैंने ही कर लिए, आपके आंसर्स भी मैंने ही दे दिए। मजा आ गया। ये क्लियर?
चलिए, तो हमने क्या करा, हमने इस पूरे क्वेश्चन का इम्पैक्ट दे दिया। सो अगर हमारा ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है तो 6 मार्क्स में से 4 मार्क्स तो हमें मिल गए। अब अपने को करना है जीपी निकालना है, एनपी निकालना है और बैलेंस शीट का टोटल इक्वल करना है। अब आप एक एक करके करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें पता है यहाँ पर क्रेडिट साइड बड़ा आ रहा है, तो इधर लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आ रहा है 95,900 माइनस 79950 51,950। जैसे ही यहाँ पर आया आप प्रॉफिट एंड लॉस में इधर लिख लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउनवर्ड 51,950। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट खत्म, इसको डबल अंडरलाइन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज अगर फाइनल टोटल हो तो उसको हम डबल अंडरलाइन कर लेते हैं, तो डबल अंडरलाइन कर दिया। फिर इधर लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 15,950 माइनस 600 माइनस 1350, तो 14,000 आ रहा है यहाँ पर, और ये भी बराबर हो गया, और इसको भी डबल अंडरलाइन कर लेंगे। अब ये नेट प्रॉफिट है तो ये कैपिटल में जाकर प्लस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस नेट प्रॉफिट कितना है 14,000। अब आप कैपिटल का फाइनल टोटल लगा लीजिए 60,000 माइनस 2,700 प्लस 14,000 71,300। ये समझ में आ गया। सो देखिए बैलेंस शीट कितने अच्छे से आपको प्रेजेंट हो रही है। आपको ये पता है कि कैपिटल कितनी है, आपको ये पता है करंट लायबिलिटी कितना है, फिक्स एसेट कौन कौन से है और करंट एसेट कौन कौन से हैं। ठीक, अब एट द एंड अगर आपने पूरा क्वेश्चन सही किया है ना, तो ये बैलेंस शीट के दोनों साइड का जब आप टोटल लगाओगे और आंखें बंद करोगे और मेरा नाम लोगे तो आपको दोनों साइड बराबर दिखाई देंगे। देखना है जादू ये वाला, आइए दिखाता हूं। देखिए दोनों साइड का टोटल लगाया, और आंखें बंद करी, मेरा नाम लिया, देखो दोनों साइड का टोटल बराबर 75,500। सो बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इट मींस आपने कोई एरर करा है। द टोटल ऑफ एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू टोटल ऑफ बैलेंस शीट। तो आपने अगर फेसबुक इंस्टा पे अगर कभी मीम्स पढ़े होंगे कि एक बैलेंस शीट के दोनों साइड के टोटल के इक्वल आने का सुख सिर्फ एक कॉमर्स स्टूडेंट ही समझ सकता है। वो अब आपको महसूस होगा धीरे धीरे। ये जो हमने क्वेश्चन किया है ना, ये तो अभी बच्चा है। बच्चा क्या, ये तो अभी पेट में जो पलता है ना, अभी वो है ये। अभी तो ये बाहर आएगा, फिर बड़ा होगा तो मजा आएगा। उसके आप बाद जब टोटल इक्वल आएगा ना दोनों साइड का, तब लगा सर ऐसा लग रहा है जिंदगी में कुछ किया है मैंने। और तब आपको लगेगा कि हाँ हम भी साइंस स्टूडेंट से कम नहीं है। तो अगर साइंस के स्टूडेंट आपको कुछ बोलेंगे ना, बोला तो एक फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन करके बता दे बस, मुझे मान जाऊंगा। इज इट क्लियर गाइस? दिस इज क्लियर? बहुत बढ़िया। सो डोंट नोट इट, मैं डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आप ये जो खुशी है इक्वल आने की वो खुद ही फील करिए। देखते हैं वो खुशी महसूस होती है कि नहीं होती है। सो एक अच्छा क्वेश्चन मैं ढूंढूं। चलिए शुरू हो जाइए गाइस। ओके चलिए आइए देखते हैं, साथ में देखते हैं। मैं यहाँ करता जाता हूँ, आप लोग क्रॉस चेक करते जाइएगा। चलिए हमने फॉर्मेट बना लिया और अब एक एक करके करें। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, तो ओपनिंग स्टॉक 12,500। उसके बाद बिल रिसीवेबल, ये एसेट्स में आएगा, अमाउंट कितना है 2,000। करंट एसेट्स में आएगा बिल्स रिसीवेबल 2,000। बाद क्या दिया हुआ है
परचेसेस दिए हुए हैं, देखें कोई रिटर्न दिए हैं क्या? यस, रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है, मतलब परचेस रिटर्न दिया है 500। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा टू परचेज, कितना दिया हुआ है 37,500 इनर कॉलम में, माइनस करूंगा परचेज रिटर्न। आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं PR, चलेगा 500। इधर आउटर कॉलम में आ जाएगा 37,000। के बाद सैलरीज दिए, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो P&L में आ जाएगा 3850 टू सैलरीज। बाद क्या दिया हुआ है? कैरियज, और मैंने आपको बताया था अगर कैरियज के साथ कुछ नहीं लिखा है तो कैरियज इनवर्ड मानते हैं, और इनवर्ड हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता है, तो 1450। कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा 750 टू कमीशन 750। अगर यही कमीशन क्रेडिट साइड पे दिया होता तो इनकम हो जाता, अभी डेबिट साइड पे दिया है तो एक्सपेंस है, क्योंकि हमें पता है एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं। फिर इंटरेस्ट दिया है 900, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट। उसके बाद दिया हुआ है प्रिंटिंग, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है टू प्रिंटिंग 250। उसके बाद दिया हुआ है रिटर्न इनवर्ड, ये सेल्स रिटर्न होता है, सो हम लोग यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग में बाय सेल्स अकाउंट, और इसके नीचे यहाँ पर सेल्स रिटर्न लिख लेंगे। अमाउंट है 1300, यहाँ लिख लेंगे 1300। उसके बाद क्या है? बैंक, ये आपका करंट एसेट रहता है 5250 करंट एसेट में लिख लेंगे बैंक। उसके बाद क्या दिया हुआ है? रेंट एंड टैक्सेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, 1300 दिया हुआ है टू टैक्सेस 1300। उसके बाद क्या दिया हुआ है? फर्नीचर, ये एसेट रहता है, फिक्स एसेट रहता है, तो फर्नीचर आके लिखेंगे 1000। उसके बाद क्या दिया है? खत्म। क्रेडिट साइड सेल्स, तो इनर कॉलम में लिखेंगे 70,000, और यहाँ पर आउटर कॉलम में माइनस करने के बाद आ जाएगा 68,700। फिर क्या दिया है? क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटी रहता है 20,000 क्रेडिटर्स। उसके बाद क्या दिया है? रिटर्न आउटवर्ड, मतलब परचेस रिटर्न हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। बिल्स पेबल 3150, ये भी करंट लायबिलिटी। बिल्स पेबल बाद रिटर्न आउटवर्ड हम कर चुके हैं। कैपिटल 7100 है, चलिए 7100, कोई ड्राइंग्स नहीं था, खत्म हो गई कहानी। यहाँ खुश नहीं होना है। नीचे क्लोजिंग स्टॉक है 15,000। ट्रेडिंग अकाउंट दो जगह लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और नीचे करंट एसेट में भी आएंगे क्लोजिंग अमाउंट था, मैं भूल गया, 15,000। अब हो गया, अब मैं आराम से बैठ के टोटल लगाऊंगा, तो यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आ रहा है? क्रेडिट साइड 83,700 आ रहा है, माइनस 50,950, 32,750 आ रहा है। 32,750 आया, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउनवर्ड 32,750। तो अब अपना नेट प्रॉफिट आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। 32,750 था माइनस 7050, 25,700 आया, इसको इसमें प्लस कर देंगे। नेट प्रॉफिट 25,700, और आउटर कॉलम में आ जाएगा 32,800। अब दोनों साइड का टोटल लगाएं, टोटल बराबर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने नाम नहीं लिया था मेरा। ये गलत क्यों आ रहा है, हमें देखना पड़ेगा। मैंने क्या मिस कर दिया? ये डेटर्स मैंने वो लिखना भूल गया, देखिए ये मिस्टेक हो गई। देखिए गाइस, यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है, आप
आपको कि हम आइटम बाय आइटम जा रहे थे, तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हम एक एक आइटम देखते जा रहे थे, फिर भी मिस्टेक हुई। जस्ट इमेजिन करके देखिए, आप सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाओ, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ और फिर सिर्फ बैलेंस शीट बनाओ, मतलब आपको बार बार देखना पड़ेगा, तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। सो इसलिए हमेशा तीनों को फॉर्मेट साथ में बनाइएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ हमारा मजा आ गया, दोनों साइड बराबर आ गया। चलिए बढ़िया। सो आज का हमारा टारगेट यही था कि हम बैलेंस शीट के बारे में जान ले, बैलेंस शीट होता क्या है। तो मैंने आपको बताया बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। देयरफॉर इसमें ना कुछ डेबिट होगा ना कुछ क्रेडिट होगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ नहीं लगेंगे। बैलेंस शीट हमेशा पीरियड के एंड पे बनाते हैं, और बैलेंस शीट हमें पूरे साल का परफॉर्मेंस नहीं बताती है, किसी एक पर्टिकुलर डेट की पोजीशन बताती है। सो अगर बैलेंस शीट में ये लिखा हुआ है कि कैपिटल तुम्हारी 20,000 है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 20,000 पैसा लगाया होगा। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि मैंने ज्यादा पैसा लगाया था, पर मैंने कुछ काट पीट करी होगी तो कम हो गया। या ये भी हो सकता है कि मैंने कुछ कम पैसा लगाया होगा, कुछ प्रॉफिट अर्न करा होगा तो बढ़ गई है। So balance sheet shows the position of a business on a particular date on which it is prepared, whereas trading account and profit and loss account shows the performance for the year, पूरे साल का बताते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा हमेशा। ये हमने डिस्कस करा। देन व्हाट वी हैव डन, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा, एंड बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हमने मार्शलिंग इफेक्ट देखा। मार्शलिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल, दैट यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, दैट ऑर्डर मे बी ऑर्डर ऑफ परमानेंसी और मे बी द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। परमानेंसी का मतलब फिक्स्ड नेचर की चीजें पहले लिखिए, करंट नेचर की बाद में, एंड लिक्विडिटी वाइस वर्सा, करंट चीजें पहले लिखिए, फिक्स चीजें बाद में लिखिए। एंड देन हमने ये देखा कि कौन कौन सा आइटम आता है, और ये भी समझा द टोटल ऑफ बैलेंस शीट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल ऑफ बैलेंस शीट, टोटल एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज, नॉट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां बैलेंसिंग फिगर आता है जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट, नॉट नेट लॉस बोलते हैं रेस्पेक्टिवली, बट बैलेंस शीट में कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं बचना चाहिए, ठीक है। ओके ग्रेट गाइस, सो ऑन दैट नोट लेट्स वाइंड अप द क्लास टुडे। जय श्री राम। थैंक यू सर। ओके गाइस, परसों मिलते हैं। परसों की क्लास में देखिए, अभी तक हमने 3 क्लासेस कर लिया फाइनल अकाउंट्स का, 4। पहला थ्योरी, दूसरा ट्रेडिंग के बारे में समझा था, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं 3 ही क्लासेस हुई हैं। पहले वाले में थ्योरी एंड ट्रेडिंग दोनों समझा था, सेकेंड क्लास में ट्रेडिंग का प्रैक्टिस एंड प्रॉफिट एंड लॉस समझा था, एंड थर्ड में हमने बैलेंस शीट के बारे में समझ लिया। नाउ वी नो फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, तीनों क्वेश्चन के आंसर आ गए। नाउ वी हैव टू प्रैक्टिस। सो 2 क्लासेस, मैं इस चैप्टर को 6 क्लासेस में वाइंड अप करूंगा। नेक्स्ट की 2 क्लासेस जो रहेंगी उसमें हम फुल फ्लेजेड क्वेश्चन बनाएंगे, जहां पे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तीनों बनेगा। और अगर आपकी स्पीड रही अच्छी तो बढ़िया है, नहीं तो 6th क्लास में हमको वो क्वेश्चन करने हैं जो छोटे क्वेश्चन आते हैं। बड़े क्वेश्चन तो फिर भी हो जाते हैं, छोटे क्वेश्चन जो है ना दिक्कत देते हैं, जहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा या COGS निकालना होगा, वो हम 6th क्लास में करेंगे। सो लाइक दिस वी विल एंड अप दिस चैप्टर इन फर्दर 3 more क्लासेस, ठीक है। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।